हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्लास। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं बिल्कुल ब्लैंक पीपीटी लेके आई हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उन एरिया को जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR में। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, एज वेल एज सेंस ऑर्गन में से मैं आपको ईयर करवाऊंगी, क्योंकि जो आईज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली, जो मैंने आपको GPCR सिग्नलिंग में जो विजन सिस्टम करवाया था आपको, क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं आई में। ठीक है, कि डे टाइम पे नाइट टाइम पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रिलीज, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको सेल सिग्नलिंग में विजन सिस्टम जो है वो मैं करवा चुकी हूँ आपको GPCR रिसेप्टर में। तो कल के लेक्चर में मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करवाऊंगी, एज वेल एज उसी लेक्चर में हम लोग ईयर के बारे में भी देख लेंगे, उस एरिया को जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि एनाटॉमी से क्वेश्चंस नहीं पूछता CSIR। CSIR कभी ये नहीं पूछेगा ईयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कैसे किडनी का स्ट्रक्चर होगा। एनाटॉमी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो तुमसे। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग ईयर एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, एज वेल एज उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और उसी में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और पॉसिबल हुआ तो कल हम लोग 2 लेक्चर अरेंज करेंगे, एक लेक्चर में ये काम करेंगे और दूसरे में हम लोग ब्लड के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेंगे, एज वेल एज इसी में हम लोग क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में देख लेंगे। देन हमारा जो पोर्शन बच जाएगा कल के बाद, वो बच जाएगा ECG और सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट, तो ये मे बी एक दिन ले या 2 दिन ले। ठीक है, 1 से 2 दिन ही लेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 29 तक हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी बाइंड अप कर लेंगे, और 30 को मैं वन शॉट रिवीजन लेके आ जाऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 1 तारीख से मोलिकुलर बायोलॉजी, 1 से या फिर 2 से, एक दिन का गैप रख लेंगे बीच में, 2 तारीख से हम लोग मोलिकुलर बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। राइट, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेस्पायर कर रहे हो, तो आपको पता ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। क्या होता है रेस्पायरेशन? ब्रीद इन, सांस लेना, और ब्रीद आउट, सांस छोड़ना, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी को आप लोग इनहेलेशन या इनहेलेशन बोलते हो। इनहेलेशन। ब्रीद आउट को आप लोग एक्सहेलेशन बोलते हो। राइट, ये तो हो गया बेसिक सा टर्म। हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग 2 टर्म्स के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक तो वेंटिलेशन देखेंगे हम लोग, ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आप लोग, आपका पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है ब्रीद इन ब्रीद आउट के लिए। तो एक तो वेंटिलेशन देखेंगे, जो कि बेसिकली आपको पता ही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट इनके बारे में देखते हैं। और ये दोनों टर्म्स को एक वर्ड में हम लोग वेंटिलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेंटिलेशन। दूसरा यहाँ आता है परफ्यूजन। परफ्यूजन क्या होता है कि आप लोग ब्रीद इन करते हो तो आपके लंग्स तक वो, जो भी आप जैसे, क्योंकि जब ब्रीद इन करते हो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जितने भी गैसेज इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो वो सारे आपके बॉडी में जाएंगी, क्योंकि कोई ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम तो है नहीं कि केवल ऑक्सीजन जाएंगी, सारी गैसेज जाएंगी आपके बॉडी में। तो उसके बाद में वो लंग्स के बाद आपके पूरे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन डिलीवर करके आती है। राइट, तो वो किस तरीके से, वो जो आपका एल्वेली है, एल्वेलर से वो किस तरीके से कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरी से फिर बॉडी में जाता है, वो आता है हमारा परफ्यूजन में। ठीक है, सो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप देखोगे, सो कुछ इस तरीके से, ऐसे ट्रैकिया यहाँ प्रेजेंट होगा इस तरीके से,
देन यहाँ पर ब्रोंकाई प्रेजेंट होंगी इस तरीके से। ब्रोंकाई के बाद में फिर यहाँ पर स्प्लिट होंगी ब्रोंक्यूल्स में, इस तरीके से। इसके अलावा फिर यहाँ पर ये एल्वियोली इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ठीक है। देन यहाँ पर ये हमारे लंग्स। ठीक है। सो आई होप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको हो गया होगा क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर ये एल्वेली जो है, ये जिस मेम्ब्रेन से कवर है, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर होती है। क्या होती है? डबल लेयर होती है ये। इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या होती है? डबल लेयर होती है इस तरीके से। और इन लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है डबल लेयर के बीच में। तो यहाँ पर ये क्या है? इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये है ट्रैकिया। देन यहाँ पर है, ये है ब्रोंकाई। फिर ये जो स्प्लिट हो रही है ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल। ये हैं एल्वेली। और ये है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन। देन यहाँ क्या होता है? देन यहाँ पर जस्ट इसके नीचे यहाँ पर डोम शेप का डायफ्राम होगा। क्या होगा? डायफ्राम, डोम शेप में। ये क्या है? ये है डायफ्राम। ठीक है। अब पहले हम लोग वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से ये रफ डायग्राम बना लेते हैं एक तरीके से। ठीक है। देन यहाँ पर ये डायफ्राम आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप लोग सांस लेते हो,
सांस लेने का मतलब जब ब्रीद इन करते हो आप लोग, तो ये जो डायफ्राम है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है डायफ्राम? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? अभी तो ये इस शेप में है, डोम शेप में, तो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, नीचे की तरफ चला जाता है। आप कभी सांस जब लो ना, तो एक बार देखना, जोर से जब आप सांस लोगे तो थोड़ा सा आपको फील भी होगा कि आपका डायफ्राम जो है ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ जाता है जब आप सांस लेते हो। तो जो इस तरीके से था ना, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि नीचे था यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर है डायफ्राम आपका, तो ये यहाँ से एकदम से क्या हो गया, एकदम से इस तरीके से हो गया। तो जैसे ही ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो एल्वेलर हैं, ये जो एल्वेली हैं, इनका सरफेस एरिया या फिर ये कह लो इनके बीच का जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, ये भी क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है। ये भी क्या होता है, ये भी बढ़ता है। अब क्या है, अब यहाँ पर ये एरिया तो बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या है, बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको पता है कि क्या है, यहाँ पर जो एयर है वो कम है, तो नेगेटिव प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है। कैसा प्रेशर? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रखा है, तो आप क्या करोगे, आप इनहेल करोगे। क्या करोगे? इनहेल करोगे। ठीक है, आई होप इनहेलेशन आपको क्लियर। इसके बाद में फिर यहाँ पर ये जो इस तरीके से अपनी एल्वेली है, देन यहाँ पर ये कैपिलरीज होंगी, ब्लड कैपिलरीज, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीजन इनको दी जाती है। यहाँ से फिर कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी बॉडी में ये लेट सपोज इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है। तो आपके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सेल्स होते हैं। एक एक ऑर्गन जो है वो बिलियंस मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना है। हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे सेल से मिलके बना है आपका एक ऑर्गन, और हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज जो हैं, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज ब्लड पहुंचा रहे हैं, तो आप सांस लोगे तो जो एल्वेली है, जब उस पर ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, वो भी ब्लड में ऑक्सीजन दे देगी। ये ऑक्सीजन और ब्लड, ये दोनों के दोनों फिर कहाँ जाते हैं, ये दोनों के दोनों फिर आपके हार्ट में जाते हैं, और हार्ट से होते हुए फिर ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, दोनों के दोनों जाएंगे हार्ट में। और हार्ट से होने के बाद में ये ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे के पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उन्हीं कैपिलरीज के थ्रू लंग्स में भेजा जाता है। समझ में आई बात? तो आपके हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और जब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी ब्लड के थ्रू इस हार्ट में आती है, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। आई होप इतनी चीज क्लियर है। यानी कि जब भी आप यहाँ पर, ये लंग्स है आपके, यहाँ पर एल्वेलरी हैं, एल्वेली हैं, तो ये एल्वेली से ऑक्सीजन जो है कहाँ जाती है, ये ब्लड कैपिलरीज में जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में। और यहाँ बहुत सारे जो सेल्स हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनको फंक्शन करना है, तो ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन लेके आओ। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर मान लो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, तो इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करेंगे, ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे और इन ऑक्सीजन को इनके पास लेके आ जाएंगे, इनके पास लेके आ जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन इनको दे दी है, और यहाँ से क्या लेके आएंगे, यहाँ से ये ब्लड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर बीच में एक और चीज बता देती हूँ। ये जैसे 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन, इसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, इसके बाद में ये ब्लड जो है ये आपका जाएगा कहाँ पर, इसके बाद ये ब्लड जाता है हार्ट में। और हार्ट में क्या होता है, हार्ट में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अब ब्लड प्लस ऑक्सीजन दोनों है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हार्ट है वो पंप कहाँ करेगा, बॉडी के, ये बॉडी है आपकी, बॉडी के टिश्यूज तक, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अब ऑक्सीजन बैठ के जा रही है। इसको भी ऑक्सीजन दे दिया, इसको भी ऑक्सीजन दे दिया, इसको भी ऑक्सीजन दे दिया। ब्लड कैपिलरीज वापस से यहाँ पर भी तो आएंगी, तो वापस से अब ब्लड में इन्होंने क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट में आएगा, फिर हार्ट इसको वापस लंग्स को दे देगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? ये पूरे लिंक होता है, पूरा सिस्टम एक तरीके से, सारा सिस्टम लिंक होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम।
जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगी तब ये डिस्कस करेंगे हम लोग वहां पर भी। लेकिन इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो जो पूरा कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफ्यूजन बोलते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कब हम लोग इनहेल करते हैं, जब डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक तरीके से, जब ये फ्लैटन हो जाता है तो एल्वेली के अंदर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो इसको लिख देती हूँ, हम लोग इनहेल कब करते हैं। तो पहली चीज तो मैंने आपको वेंटिलेशन में क्या कहा, वेंटिलेशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, इनहेलेशन के बारे में, जिसको आप लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हो और एक्सपायरेशन भी बोलते हो। अच्छा ये बताओ, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जब आपको फीवर वगैरह आता है, तो आपका इंस्पिरेशन या इनहेलेशन बढ़ता है या कम होता है। तो जब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ना, या फिर आप भाग रहे हो तो एकदम से आपका शरीर बिल्कुल एकदम से हीट सी महसूस होती है, तो अब सांस बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है ना। सो यहाँ पर पहला मैंने क्या कहा, इनहेल कब करते हो आप लोग, किसी को इनहेलेशन भी बोलते हैं, ब्रीद इन बोलते हैं। आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपकी एल्वेली है, एल्वेलर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता है, एंड जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, एंड आप इनहेल करते हो। क्लियर है। यहाँ पर बना भी देती हूँ आप लोग के लिए, ये एल्वेली बना देती हूँ, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, डायफ्राम जो है इस तरीके से फ्लैटन हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, तो आप इस कंडीशन में इनहेल करते हो। ठीक है। दूसरा आता है एक्सहेल कैसे करते हो। यही डायफ्राम जो आपका इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में जब ये डोम शेप का हो जाता है, तो एल्वेली के अंदर का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हो गया तो यहां से फिर क्या होता है, एक्सहेल होता है। ठीक है, इसका अपोजिट है एक्सहेल। कैसे होता है, यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स रहता है, डायफ्राम जो है डोम शेप का ही रहेगा, यानी रिलैक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर जो है ये देखने को मिलेगा एल्वेली में, और यहाँ पर क्या होता है, आप क्या करते हो, एक्सहेल करते हो। आई होप इतनी चीज क्लियर है। अब यहीं पर इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन इंटरकोस्टल मसल कैसे काम करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल होता है। जैसे आपका ये होता है ना, ये इस तरीके से आपका ये लंग्स है, तो यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स भी होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल होता है ये देखते हैं। तो जैसे अभी जैसे आप बैठे हुए हो, आप लेक्चर देख रहे हो, तो आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, है ना। जब आप बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होते हो एक तरीके से नॉर्मल ब्रीथ करते हो। दो तरीके से ब्रीथ करते हो आप, ब्रीथ भी आप दो तरीके से करते हो, ब्रीदिंग भी। एक तो क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, जैसे भी रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हो आप लोग, जैसे भी रेस्ट में हो आप, स्टडी कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू है आपकी, है ना। और ऑटोनोमस हो रही है, आपकी कंट्रोल में नहीं है। आप आप ये बताओ, क्या आप अपने ब्रीथ को आप कंट्रोल कर सकते हो, और कर भी सकते हो तो कितने टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो, बहुत कम टाइम के लिए कर सकते हो। तो ब्रीदिंग को अगर मेजरली बोले तो ऑटोनोमस प्रोसेस है, जो कि अपने आप होती है, आपको करवानी नहीं पड़ती। आप अपने हाथ का मूवमेंट खुद करवाते हो, लेकिन ब्रीदिंग इज ए ऑटोनोमस प्रोसेस। ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर दूसरा एक होता है डीप ब्रीदिंग। दूसरा क्या होता है? डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है? डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, उसके बाद जब आप 30-40 स्टेयर चढ़ जाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? डीप ब्रीथ करते हो, एक्स्ट्रा ब्रीथ करते हो। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर डीप ब्रीदिंग हो रही है। दो तरीके से ब्रीथ होती है। तो यहाँ पर क्या करते हो? डीप ब्रीदिंग में एक्स्ट्रा इनहेल करते हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करते हो आप डीप ब्रीदिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तब यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल जो है तब ये काम करती है। नॉर्मल ब्रीदिंग में आपका डायफ्राम जो है, डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एल्वेलर सरफेस एरिया या फिर एल्वेलर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और एल्वेली में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और आप एयर को इनहेल करते हो। जब एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन कंडीशन होती है तो आपका डायफ्राम जो है वो डोम शेप का होता है, रिलैक्स होता है और एल्वेली के अंदर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है और आप क्या करते हो? एक्सहेल करते हो। ये डायफ्राम के बारे में है, ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन। यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की? नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में। नॉर्मल ब्रीदिंग। सो डीप ब्रीदिंग जो होते हैं यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल काम करते हैं, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल काम करते हैं। अब अगर आप एक्स्ट्रा इनहेल कर रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा एक्सहेल भी करोगे। एक्स्ट्रा अगर इनहेल कर रहे हो तो एक्स्ट्रा एक्सहेल भी करोगे ना। डीप ब्रीदिंग कब करते हो? लेट सपोज आपके पीछे डोगी लगा दिया किसी ने, है ना, भाग रहे हो बिल्कुल, या फिर लेट सपोज आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियों पे जब चढ़ते हो तब। ठीक है, या फिर आप बहुत देर तक रो रहे हो, है ना। ये कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान नहीं रखनी है, मैं नॉर्मल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। बहुत रोते हो तो उस टाइम पर कैसे एकदम से खींच के सांस लेते हो बीच बीच में, रोते टाइम आप, तो डीप ब्रीदिंग कर रहे हो आप। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करते हो तो एक्स्ट्रा एक्सहेल भी करोगे। तो डीप ब्रीदिंग में जो है इंटरकोस्टल मसल काम करते हैं डीप ब्रीदिंग में, या अभी भी आप डीप ब्रीदिंग करके देख सकते हो। तो डीप ब्रीदिंग में क्या काम करते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये काम करते हैं। सो मेन चीज मेरे को यही यही चीज बतानी थी, मेन इसी पॉइंट पे आना था कि डीप, बाकी तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग में इंटरकोस्टल मसल जो है ये काम करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल में भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो यहां पर जब आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है? तब आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सरफेस एरिया जो है डिक्रीज होता है। लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रही है तब क्या होगा? तब यहाँ पर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी पॉजिटिव है, प्रेशर भी डिक्रीज, जिसकी वजह से आप क्या करते हो? एक्सहेल करते हो। क्या करते हो? एक्सहेल करते हो। लेकिन जब यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आई एम लिख देती हूँ इंटरकोस्टल मसल को, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होता है? लंग्स में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर भी यहाँ पर डेवलप होगा। इस केस में वही कंडीशन है, पॉजिटिव प्रेशर यहाँ है, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर है। सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर है, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था डायफ्राम की केस में भी, तो वही चीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेगेटिव प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ और नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा तो आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा एयर इनहेल करोगे, एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल। इतनी बात समझ में आई?
जब हमने बात किया कि नॉर्मल जब ब्रीदिंग करते हो तो एल्वेलर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता था, आप एयर इनहेल करते हो। वही चीज मैंने यहाँ पर कहा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है और आप लोग एक्स्ट्रा एयर इनहेल करते हो। ये वाला कंडीशन डीप ब्रीदिंग में एक्सहेल इनहेल का है। ये वाला कंडीशन जो है ये डीप ब्रीदिंग का है, जब आप गहरी सांस लेते हो, एक्स्ट्रा जब आप ब्रीद करते हो। ठीक है, तो आप लोग अगर जनरल देखें हम लोग तो 1 मिनट में आप 12 बार ब्रीथ करते हो, 12 टाइम्स करते हो 1 मिनट में। और ये पूरा सिग्नल कौन कंट्रोल करके रखता है? आपका ब्रेन करता है। ये हम लोग लास्ट में देखेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है, केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है, किस तरीके से आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ये हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि अभी देखो आपने टर्म पढ़ा, एक नॉर्मल ब्रीद है, एक आप एक्स्ट्रा एयर ब्रीथ कर रहे हो। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है, इससे कंसेप्ट जो है आपके गेट में पूछे जाते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से। लास्ट ईयर भी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। जूलॉजी वाले पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एक्सेल में। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या देखने को मिलता है? पहली बात तो ये बताओ कि ऑक्सीजन जब मेजर करते हो, एयर जब आप मेजर करते हो, कितना एक्सहेल हो रहा है कितना इनहेल हो रहा है, किसके थ्रू मेजर करते हो? स्पायरोमीटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ बना लेते हैं ये आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड। अदरवाइज मैं इसको सिंपल लिख के भी आपको बता सकती हूँ, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ट्रिक से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। सो जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप 500 ml इतने एयर को इनहेल करते हो, 500 ml, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। जब आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो कितनी करते हो? 500 ml। 500 ml। ठीक है, इतनी करते हो, इतनी इतनी ब्रीदिंग चलती है। अब नॉर्मल बैठे हो ना, तो इतनी ब्रीथ कर रहे हो आप। अच्छा, लेकिन एक चीज और बता दूं, आपके लंग्स कभी खाली नहीं होते, रिजर्व वॉल्यूम रहती है आपके लंग्स में। क्या रहती है? रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम रहती है, जिसको RV बोलते हैं हम लोग। कितनी रिजर्व रखता है आप? जैसे आप भी घरों में खाना जो है स्टॉक में रखते हो, ठीक है, या फिर ये देखो कि आपके घर में जैसे जब भी नोटबंदी हुई थी, तो आपकी मम्मियों के पास भी रिजर्व में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी रहता है। तो रिजर्व वॉल्यूम रहता है आपके लंग्स के पास में भी कितना? ये रहता है 1100 से 1200 ml। 100 से 1200 ml इतना रिजर्व वॉल्यूम रहता है आपके लंग्स में, इतना इतना। तो यहाँ पर अब मैंने कहा ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग की कंडीशन है, टाइडल वॉल्यूम इसको कहेंगे जब नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आप डीप ब्रीदिंग भी करते हो,
तो डीप ब्रीदिंग में आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा एयर इनहेल करते हो। डीप ब्रीदिंग में क्या करते हो, एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करते हो। तो यहां पर आपने क्या किया, ये इतनी तो आप करते हो, इतनी तो आप नॉर्मली कर रहे हो, इतना तो आपका नॉर्मल है कि इतना 500 ml आप इनटेक करते हो। अब आपने इसके ऊपर इस 500 ml के अलावा, 500 ml तो नॉर्मली जा ही रही है, इसके अलावा आपने और एक्स्ट्रा इनहेल किया। इसके अलावा भी आपने क्या किया, और एक्स्ट्रा इनहेल किया। इसको क्या बोलोगे, ये जो इतना इतना आपने इनहेल किया है, ये एक्स्ट्रा इनहेल जो आपने किया है, इसको बोलते हो आप लोग क्या, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्पिरेटरी। इंस्पायर किया है, इनहेल किया है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में बोलते हो IRV। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इनहेल किया है, या फिर डीप ब्रीदिंग के टाइम पर ये डीप ब्रीथ किया आपने। कितना करते हैं, ये होता है अप्रोक्स 2500 ml से 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर ये एक्स्ट्रा, इतनी इतनी है 3 लीटर, यहां से लेके यहां तक ये 3 लीटर है, यहां से लेके यहां तक ये 3 लीटर है, और 500 ml तो है ही फिर एक्स्ट्रा। तो यानी इस टाइम पर आपने टोटल कितनी की, 3500 ml, राइट। अगर हम लोग 3 लीटर मान के चले तो इसके बाद में अगर आपने एक्स्ट्रा इनहेल की है, तो पहले नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मल ये इनहेल हो रहा था, इतना ही एक्सहेल हो रहा था। लेकिन अब आपने क्या किया है, अब आपने एक्स्ट्रा इनहेल किया है तो एक्स्ट्रा एक्सहेल भी करोगे, राइट। तो इतना इनहेल किया था तो यहां पर इतना तो नॉर्मल, इतना इनहेल किया तो एक्स्ट्रा एक्सहेल भी तो करोगे अब आप। तो ये एक्स्ट्रा एक्सहेल हुआ, तो यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग ERV, एक्स्ट्रा, इसको बोलते हो ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम कितना ये होता है, ये कितना होता है, नियर बाय 1000 to 1100 ml, इतना। ठीक है, तो यहां पर, और ये तो है, ये तो आपको पता ही है, इतना इतना क्या है, ये हमारा रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारा लंग्स रिजर्व करके रखते हैं। ये तो हम लोगों ने बात की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। अब किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। ट्रिक यहाँ मैं बता देती हूँ कैसे ध्यान रखोगे। तेरी ट्रिक, TERI, यानी जो नॉर्मल ब्रीदिंग वाली जो कंडीशन है, T यानी टाइडल वॉल्यूम, E यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, R यानी रिजर्व वॉल्यूम, और I यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500 ml, फिर एक्सपिरेटरी की थोड़ी इससे डबल है, 1000 से 1100 ml। रिजर्व वॉल्यूम जो है वो इतनी ही है, अप्रोक्स 1100 से 1200 ml, लेकिन एक्सपिरेटरी से ज़्यादा है। और IRV की जो है इसके डबल है, ऑलमोस्ट 2500 ml से 3 लीटर। तो ये ऑर्डर भी आप लोगों ने ध्यान रख लिया, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में, यानी हमारे लंग्स के पास कितनी कैपेसिटी है। तो यहां पर पहले बात करते हैं टाइडल लंग कैपेसिटी। ये कुछ टर्म्स होते हैं, टाइडल लंग कैपेसिटी।
दूसरा होता है वाइटल कैपेसिटी। तीसरा होता है तीसरा यहां पर होगा वाइटल कैपेसिटी हो गया। एक होता है ये टोटल लंग कैपेसिटी। टाइडल नहीं है, टोटल लंग कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी। एक होता है फंक्शनल, इसको आप शॉर्ट में टीएलसी भी बोल सकते हो, इसको वीसी बोल सकते हो, इसको आप लोग एफआरसी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक तो है टोटल लंग कैपेसिटी की, लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है इसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? ऑल ओवर टोटल लंग कैपेसिटी। एक होती है वाइटल कैपेसिटी दैट इज वीसी, और एक होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और एक है एफ आर सी, फंक्शनल कैपेसिटी। नेक्स्ट वन इज आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसके अलावा फिफ्थ वन इज, तो यहां पर ये लंग्स कैपेसिटीज होते हैं। एक एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगा ईसी, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ईसी यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब यहां पर ये कैपेसिटीज आप कब ध्यान होंगी? जब आपको ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ध्यान होगी, तभी आपको ये ध्यान रहेंगे। तो यहां पर कितना आप लोग इंस्पायर कर सकते हो? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है आपकी? इतनी इतनी है, इतनी 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 कर सकते ना, मैक्स टू मैक्स इतनी। इतनी इतनी कर सकते हो यहां से लेके यहां तक। एक तो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल कंडीशन में करते हो, एक्स्ट्रा ही नहीं करते हो, इतनी कर सकते हो आप लोग। यानी कि वो जो 3 लीटर है और 500 ये 3500 इतना एमएल कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है आपकी। तो यहाँ पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? आईआरवी यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। आई होप इतनी क्लियर है। अप्रोक्स अप्रोक्स अगर मान के चलो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी मान के चल लेते हैं हम लोग? चलो 3000 ही मान के चल लेते हैं, इतने लीटर, प्लस टाइडल वॉल्यूम आपकी 500 ml है, तो कितनी हो जाएगी? 3500 ml इतनी हो जाएगी आपकी आईसी। आईसी यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? इंस्पिरेटरी जो कैपेसिटी है हमारी वो है आईआरवी प्लस टीवी, दैट इज 3500 ml। दूसरा यहां पर बात करते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कितना आप लोग जो है एक्सपायर
एक्सहेल करते हो, तो इसमें भी हम लोग कितना एक्सहेल कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी हमारी 1000 से 1100 ml, तो यहाँ पर 1100 ml इसको मान लेते हैं प्लस 500 ml हमारी टाइडल वॉल्यूम है ही, तो हो जाएगा अप्रोक्स 1600 ml, नियर बाई इतना। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी ध्यान हो गई, क्या होता है ERV प्लस टीवी दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1600 ml। देन यहां पर बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब कि हमारे लंग के पास ऑल ओवर कितनी कैपेसिटी है, कि हमारा पूरा ये लंग्स है, ये लंग है, तो ये कितना इस तरीके से, ये इस तरीके से कितनी कैपेसिटी है। अब इसके अंदर आप देखिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल टोटल टाइडल वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम, ये चार पढ़िए ना हमने, इन चारों को तो रख सकता है हमारा लंग्स, इतनी कैपेसिटी है एक्सचेंज की इसकी पूरी। तो यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ERV प्लस IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी जो है उसमें हम लोग रिजर्व वॉल्यूम में तो हमारे पास वैसे ही रिजर्व रहती है, तो इसको इंक्लूड नहीं करते, बाकी एक्स्ट्रा कितनी कैपेबिलिटी है, तो बाकी एक्स्ट्रा एक तो टाइडल वॉल्यूम है ही जितना नॉर्मल एक्सहेल इनहेल होता है, एक डीप ब्रीदिंग वाला उसको इन्वॉल्व करते हैं वाइटल कैपेसिटी में, ठीक है। देन बचता है यहाँ पर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी रिजर्व वॉल्यूम आता है इसमें, और इसके अलावा बस इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इसके अलावा यहाँ पर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, दैट्स इट। तो ये है लंग कैपेसिटी। कैलकुलेट आप इसको खुद भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनको सबको, तो अप्रोक्स जो है ये 6000 ml आएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अलावा इसको अगर आप देखोगे तो ये अप्रोक्स ये होता है, IRV कितना है, IRV हमारा 3000 और ERV हमारा मान लो 1100, 3000 1100 कितना हो गया 4000 समथिंग, और टीवी 500, तो ये अप्रोक्स ये 4500 ml होता है। रिजर्व वॉल्यूम हम 1000 से 1100 रखते हैं और ये भी 1000 से 1100 रहती है अप्रोक्स। तो यहाँ पर जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है ये अप्रोक्स 2200 ml, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, आपको दे दिया जाएगा कि ERV इतनी है, IRV इतनी है, TV इतनी है, RV इतनी है, आपको निकालना है कि अच्छा टोटल लंग कैपेसिटी, चारों वॉल्यूम को हम लोग सम करते हैं। वाइटल कैपेसिटी पूछा गया है, ऑप्शन में चारों वॉल्यूम दी गई है, लेकिन आप चारों को कैलकुलेट नहीं करोगे, केवल टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को करोगे। वहीं पर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV, ठीक है। इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, इसके लिए ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो, ट्रिक तेरी तेरी का T रख लेना, ठीक है, या फिर तेरी तेरी वाइफ, VIFE, तेरी वाइफ, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो तेरी का तो पूरा ही ध्यान रख जाएगा, टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेटरी इंस्पिरेटरी, ये तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी T, ठीक है। V से वाइटल कैपेसिटी, I से वाइटल कैपेसिटी, I से आएगा यहाँ पर इंस्पिरेटरी, देन यहाँ पर फंक्शनल, देन यहाँ पर एक्सपिरेटरी E, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से बता रही हूँ मैं, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम की 6000 ml है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर है वाइटल के देखो 4500 है, फिर इंस्पिरेटरी की है 3500, फंक्शनल की है 2200, सबसे कम है इसकी 1600। तो ऑर्डर अगर ध्यान रखना है किसकी कम किसकी ज्यादा, तो इस ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको हो गई क्लियर, क्योंकि इससे ना गेट में क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं,
अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर परफ्यूजन के बारे में। परफ्यूजन, अब आपके लंग्स तक तो पहुंच गई आपकी ऑक्सीजन। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये मत सोचना आप इनहेल कर रहे हो तो केवल ऑक्सीजन ले रहे हो। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन भी आप इनहेल करते हो, राइट, लेकिन नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता तो वैसे ही एक्सहेल हो जाती है। तो परफ्यूजन में अब बना लेते हैं यहाँ पर एक एल्वेली, इस तरीके से। ठीक है, ये बड़ी सी बना ली हम लोगों ने एल्वेली। यहां तक आ चुकी है आपकी गैसेस। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना रहता है, 105। और इन्वायरमेंटल कितना रहता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ये रहता है 160 mmHg, Hg फॉर मर्क्यूरी। ठीक है, mmHg, पार्शियल प्रेशर को इसी में मेजर करते हो आप लोग, Hg में, mmHg में। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज आपके पूरे के पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं। यहाँ पर एक कैपिलरी बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। लेट सपोज ये ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ आई है तो यहाँ भी आएगी, यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो यहाँ चली जाएगी, और फिर यहाँ से इस तरीके से ये बाहर चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन इस तरीके से अंदर आती है। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ चलता है। ये कैपिलरी बना रही हूँ मैं, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर साइड साइड में ना म्यूकस जमा होता है, साइड साइड में म्यूकस होता है ताकि वेट रहे आपकी एल्वेली। तो यहाँ पर आपको पता है आपके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, तो ये बना लेते हैं एक आरबीसी। आपके ब्लड में आरबीसी भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पर लेट सपोज आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन आई। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। कितने से, 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। तो इस ऑक्सीजन को बाइंड करके कहाँ लेके जाएगा, इस ऑक्सीजन को बाइंड करके ये टिश्यूज तक पहुंचा के आएगा। कहाँ तक, टिश्यूज तक। ठीक है, अब थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, एचबी यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रोल कहां पर, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, यहां पर फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन जो होता है ये 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो यहां पर 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट इसके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों बाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पर कौन सा कर्व शो करते हैं, ये सिग्मोइडल कर्व शो करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन होता है ये एलोस्टेरिक एंजाइम। क्या है ये, एलोस्टेरिक एंजाइम। सिग्मोइडल कर्व क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये एस शेप की होती है। किस शेप की, एस शेप की। एस शेप की कहने का मतलब क्या है, एस शेप का कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से होगी ये, इस तरीके से होता है यहाँ पर ग्राफ। और यहाँ पर एक तरफ हीमोग्लोबिन सेचुरेशन होता है और एक तरफ पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये यहाँ पर होगा और ये वाई एक्सेस पे होगा सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिग्मोइडल कर्व होती है इस तरीके से एस शेप की।
ये ऐसे होती तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर इस तरीके से अगर ये कर्व दिखती है हमें, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको जनरली हम लोग माइक माइकलिस मेंशन एंजाइम इसको बोल देते हैं जनरली इसको हम लोग। लेकिन अगर ये एस शेप में है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, तो ये किस तरीके से बनेगी, ये कुछ इस तरीके से एस शेप की बनेगी। अगर हीमोग्लोबिन हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम है और सिग्मोइडल कर्व शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर सेचुरेशन होता है। सेचुरेशन क्यों, सेचुरेशन इस तरीके से कि जैसे इस तरीके से हमारे हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। एक ऑक्सीजन से बाइंड किया, 25% सेचुरेशन हुआ। 2 ऑक्सीजन से बाइंड किया, 50% सेचुरेशन हुआ। 3 ऑक्सीजन से बाइंड किया, 75% सेचुरेटेड हुआ, यानी जगह फुलफिल हुई। 4 ऑक्सीजन से बाइंड किया, 100% सेचुरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर इस तरीके से, आई होप ये चीज अब आपको क्लियर हो गई कि ये पूरा स्ट्रक्चर लेट सपोज हीमोग्लोबिन का है, और हीमोग्लोबिन जो है ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन यहाँ क्या क्या हो सकता है, 25% हो सकता है। जब एक ऑक्सीजन, इसको यहाँ से हटा देती हूँ अब मैं, 25% हो सकता है। 25 यहाँ पर तो 100% माना जाएगा। 75% हो सकता है, 50% हो सकता है, और 25% हो सकता है। यहाँ ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 10, 20, 30, 40, टाइम नहीं है, ये ध्यान रख लेना। 50, 60, 70 और यहाँ पर 100, ठीक है। तो यहाँ पर तो फाइनली 100% जो है, 100% सेचुरेशन, क्यों, क्योंकि जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए उतना ये बाइंड कर गया, ठीक है। 50% अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ आ रहा है, 25% अप्रोक्स अप्रोक्स हमारा यहाँ पर जाएगा, एंड 75% इस तरीके से ये यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्मोइडल कर्व शो करता है। तो हीमोग्लोबिन जब चारों ऑक्सीजन से बाइंडेड है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग कि रिलैक्स्ड स्टेट में है। किस स्टेट में, रिलैक्स्ड स्टेट में है हमारा, ठीक है, रिलैक्स स्टेट है ये। लेकिन वहीं पर अगर, ये ध्यान रख लेंगे, सारी 25 25 25 मिलके तब 100 बना है, ये 100% सेचुरेशन। लेकिन यहीं पर अगर ये हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं है, वहीं पर ये जो हीमोग्लोबिन है, इस तरीके से हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन से बाइंड है नहीं इस टाइम पर। इस स्टेट को क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग टेंस्ड स्टेट। क्या बोल देते हैं, टेंस्ड स्टेट, यानी टी स्टेट इसको बोलते हैं, टी स्टेट इसको बोलते हैं। और इसको बोल देते हैं आर स्टेट, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जब भी आप लोग हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हो, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जब भी आप इसके बारे में पढ़ते हो तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में जो फरवरी में 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था इस तरीके से क्वेश्चन। यहाँ पर ये कर्व राइट और लेफ्ट शिफ्ट होने से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कब ये कर्व जो है इधर की तरफ, कब ये कर्व शिफ्ट होती है, इधर की तरफ कब ये कर्व शिफ्ट होती है, और कब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है। इधर की तरफ ये राइट शिफ्ट है, ये जो है ये राइट शिफ्ट है, इधर की तरफ है तो राइट है, ये राइट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, राइट शिफ्ट का मतलब है टी स्टेट, टेंस स्टेट, यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी कम। ये कुछ फैक्टर्स करवाते हैं, वो मैं आपको आगे लिखवाऊंगी, ठीक है। टी स्टेट, राइट, राइट शिफ्ट का मतलब। और वहीं पर अगर ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट ना होके, वहीं अगर ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट ना होके इस तरफ शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट। अगर पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है,
ये चीज आप ध्यान रख लेना, राइट शिफ्ट टी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर ये कर्व इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं आर स्टेट, यानी इस टाइम पर ऑक्सीजन बाइंड कर रही है फास्टली। ये देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी बाइंड करे, इतने पे 20% पार्शियल प्रेशर पे 50% सेचुरेट हो गया हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ये क्या है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, तो आर स्टेट है, रिलैक्स स्टेट है, यानी ऑक्सीजन यहाँ बाइंड कर रही है जल्दी जल्दी। क्लियर बात है। अब यहाँ पर कौन से फैक्टर जो है राइट की तरफ शिफ्ट करवाते हैं इसको, फैक्टर्स that affects the loading and unloading of oxygen with hemoglobin, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है 2,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट, बीपीजी, बिस फोस्फोग्लिसरेट। लिख देती हूँ, ग्लाइकोलाइसिस में सुना भी होगा आपने, बिस फोस्फोग्लिसरेट। इसके अलावा दूसरा पीएच, पीएच डिक्रीज, पीएच में भी कौन सा, पीएच डिक्रीज, डिक्रीज पीएच। डिक्रीज पीएच का मतलब क्या है, एसिडिक, एसिडिक का मतलब क्या है, एच पॉजिटिव इंक्रीज। ठीक है, तीनों में से कुछ भी पूछा जाए। तीसरा टेम्परेचर, तीसरा क्या है, टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कर्व को कहाँ शिफ्ट करेंगे, और टेम्परेचर भी कैसा, इंक्रीज, ये इंक्रीज और ये जब इंक्रीज 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इंक्रीज, कंडीशंस क्या क्या हैं, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब ज्यादा, टेम्परेचर भी जब ज्यादा, पीएच कम, और पीएच कम का मतलब क्या है, पीएच कम का मतलब है एच पॉजिटिव ज्यादा। इन कंडीशंस में क्या होगा, इन कंडीशंस में जो कर्व है हमारी वो किसकी तरफ शिफ्ट होती है, कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होती है, किसकी तरफ, राइट शिफ्ट होगी, राइट शिफ्ट होगी, यानी कौन सा स्टेट, टी स्टेट, कौन सा स्टेट, टी स्टेट। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर इसके अलावा एक और कंडीशन आप मान सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज हो रही है तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन एफिनिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी। इसी के अलावा अपोजिट कंडीशन देख लो, इसके अलावा अगर अपोजिट कंडीशंस लेके चलें, अपोजिट कंडीशन जैसे कि H प्लस कम, ठीक है, H प्लस कम, कार्बन डाइऑक्साइड कम, टेम्परेचर भी कम, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी कम, बीपीजी या डीपीजी कह लो, ये भी कम। इसके अलावा एक अलग आता है फीटल हीमोग्लोबिन, अभी फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में बताऊंगी। अगर ये कंडीशन है तो आपकी कर्व किधर शिफ्ट होगी, लेफ्ट की तरफ, किसकी तरफ, लेफ्ट शिफ्ट होगी कर्व, और लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब है आर स्टेट, और आर स्टेट का मतलब क्या है, इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी, इंक्रीज ऑक्सीजन
एफिनिटी। तो यहाँ पर पीएच, अगर एच पॉजिटिव कम है तो पीएच कैसी होगी? बेसिक, यानी हाई पीएच। ठीक है, हाई पीएच। ध्यान रखना इन सारे फैक्टर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पूछे गए यहाँ से, और हाल फिलहाल इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप में। आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट यहाँ पर फीटस हीमोग्लोबिन क्या होता है? फीटस हीमोग्लोबिन कर्व को किधर शिफ्ट कर रहा है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। होता क्या है फीटस हीमोग्लोबिन? तो फीटस हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ए इसको कहते हैं, जिसमें कि यहाँ पर अल्फा टू और बीटा, सॉरी, नॉर्मली हमारे में एडल्ट हीमोग्लोबिन में अल्फा टू बीटा टू सब यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है फीटस में? अल्फा टू और गामा टू सब यूनिट होती है, जो क्या करती हैं, जो इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इंक्रीज कर देती हैं, जो इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी को इंक्रीज कर देती हैं। ये फीटस के केस में ही होता है, एडल्ट में नहीं। एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में होता है अल्फा टू बीटा टू। ठीक है, एडल्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, अलग कंसेप्ट है। लेकिन फीटस हीमोग्लोबिन जो है कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है, क्योंकि इसकी गामा जो सब यूनिट होती है, दिस सब यूनिट, इसकी जो एक गामा वाली सब यूनिट होती है, दिस वन, ये ऑक्सीजन एफिनिटी को इंक्रीज करती है, गामा सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम लोग मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व। सो मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना आपको भूल गई कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से यहाँ पर, ये बताऊंगी मैं थोड़ी देर में, वेट। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, बैंड 3 में मैं आपको करवा चुकी हूँ क्लोराइड और बायोकार्बोनेट या अनायन एक्सचेंज। वही कंसेप्ट दोबारा बता दूंगी अभी। तो ऑक्सीजन स्टोरेज फॉर्म होती है ये, या फिर ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट प्रोटीन होता है ये। हीमोग्लोबिन पिगमेंटेड प्रोटीन है, राइट। और ये जो है, ये वो तो ऑक्सीजन से बाइंड करके सप्लाई करता है, स्टोर करके रखता है। ये आसानी से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी छोड़ेगा। तो इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए हाई होती है, हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। जैसे वहां पर हमें सिग्मोइडल कर्व दिख रही थी और वो एलोस्टेरिक एंजाइम था। ये कैसा एंजाइम है? ये माइकलिस मेंशन एंजाइम है। हीमोग्लोबिन सिंगल सब यूनिट, एक ही ऑक्सीजन से बाइंड करता है, सिंगल सब यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वहां पर वो 4 से बाइंड कर रहा था, ये 1 से बाइंड करता है। तो यहां पर किस तरीके से देखने को मिलेगा? यहां पर कुछ इस तरीके से होगा। इसका ग्राफ जो है इस तरीके से होगा। ठीक है, मायोग्लोबिन का। अब एक हाइपोक्सिया कंडीशन आती है। हाइपोक्सिया कंडीशन का मतलब है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हो, पहाड़ों पे चढ़े हुए हो बिल्कुल, तो हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपके बॉडी को क्या चाहिए? आपके बॉडी को वहां पर ऑक्सीजन चाहिए अच्छे अमाउंट में। तो आपकी बॉडी में, आपने सुना भी होगा, जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आरबीसी का नंबर इंक्रीज होने लग जाता है। आरबीसी का नंबर इंक्रीज हुआ तो हीमोग्लोबिन ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग भी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन बाइंडिंग भी ज्यादा होगी। यानी अब मैं कर्व के बेसिस पे पूछूं तो कर्व किधर शिफ्ट होगा? कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप जा रहे हो पहाड़ों पर तो आपकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन होते तो हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, राइट।
तो वहां पर जब आप हाइपोक्सिया कंडीशन जब होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है इस तरीके से एल्वेली है, इस तरीके से ये एल्वेली है, ये यहाँ ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पर इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर आपका आरबीसी है इस तरीके से, या आरबीसीज है यहाँ पर इस तरीके से, राइट। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक आरबीसी को यहाँ पर जूम कर लेती हूँ, एक आरबीसी को जूम कर लेती हूँ, ठीक है, ये आरबीसी है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर भी यहाँ प्रेजेंट होगा क्योंकि आपके बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, मिलके क्या बना लेंगे, H2CO3। H2CO3, H2CO3 जो है ये ब्रेक होगा किसमें, ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, यानी बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट जो है ये HCO3 यहाँ बन गया, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जनरली जो HCO3 नेगेटिव होता है यही ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, यही जो HCO3 नेगेटिव है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट फॉर्म यही होते हैं मेजरली, मेजरली HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर इस टाइम पर हीमोग्लोबिन इससे बाइंड है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, कार अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये कैसी कंडीशन होती है, ये होती है टेंस कंडीशन, टेंस्ड कंडीशन, टी स्टेट है ये, टी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर HCO3 नेगेटिव को क्या करेगा, बाहर भेजेगा, HCO3 नेगेटिव को बाहर भेजेगा और अंदर किसको लेगा, अंदर इसको बैलेंस करने के लिए, पीएच को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर क्लोराइड को लेगा। तो इस तरीके से ये क्लोराइड अंदर गया, HCO3 नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेली में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चैनल होता है इसको बोलते हैं बैंड 3 चैनल, जिसके थ्रू क्या होता है, HCO3 नेगेटिव बाहर आ रहा है और Cl नेगेटिव अंदर जा रहा है। आई होप ये चीज आपको है क्लियर, ठीक है। कि किस तरीके से पूरे बॉडी से घूम घुमा के कार्बन डाइऑक्साइड आई हमारे एल्वेली के पास में और वो किस तरीके से फिर एक्सहेल की जाती है। अब पूरा जो भी आप लोग रेस्पायरेशन पढ़ते हो, पूरा का पूरा इनहेल एक्सहेल किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये आपके ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ब्रेन के थ्रू। इस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कुछ कुछ, यहाँ पर पोन्स, ये फिर होगा मेडुला, एंड इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये होता है हाइंड ब्रेन। एक बोलते हैं ना कि तेरा आगे दिमाग है कि पीछे दिमाग है, कुछ इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। और ये होता है हमारा पोन, एंड ये होता है मेडुला। फिर आपका फिर नीचे से फिर स्पाइनल कोड आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर कौन से होते हैं, दो होते हैं जो मेनली आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, दीज टू कंट्रोल ब्रीदिंग, यही ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं।
ब्रीदिंग सेंटर यही है, ठीक है, यही रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पोन्स में, तो यहाँ पर दो सेंटर होंगे, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ बना लेते हैं ऐसे, इसमें भी दो रीजन होते हैं और मेडुला में भी दो रीजन होते हैं, मेडुला में भी दो रीजन होते हैं इस तरीके से, एक वर्टिकल एक डोर्सल, ये मान लेते हैं डोर्सल, डोर्सल रीजन मान लेते हैं ये, और ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को मैं VRG लिख देती हूँ, और ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG, ठीक है। मेडुला में ये दो रीजन होते हैं, और पोन्स में दो रीजन कौन कौन से होते हैं, इनके नाम होते हैं, एक होता है न्यूमोटेक्स, पी साइलेंट नहीं, न्यूमोटेक्सिस, न्यूमोटेक्सिक, और दूसरे का नाम होता है एपन्यूस्टिक। न्यूमोटेक्सिक और एपन्यूस्टिक के दो सेंटर होते हैं पोन में, और मेडुलरी में ये दो दो होते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं बेसिकली। कुछ यहाँ पर केमिकल रेगुलेशन भी होता है, मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल रेगुलेशन से, मेन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, केमिकल रेगुलेशन से। केमिकल रेगुलेशन ब्रीदिंग में, जब आप केमिकल रेगुलेशन में बात करते हो तो यहां पर केमिकल रेगुलेशन तो कौन कंट्रोल करेगा, कीमो रिसेप्टर, कौन, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स में भी जब बात करते हो आप, तो यहां पर दो रिसेप्टर्स होंगे जो केमिकल रेगुलेट करेंगे, एक होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, और एक होगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक होगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो यहां पर जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होगा आपका, ये क्या करते हैं, इसको ध्यान कैसे रखोगे, सेंट्रल सी है ना, तो यहां पर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर किसके आगे, किसके टुवर्ड्स सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ध्यान रख लेना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ठीक है, और पेरिफेरल सेंसिटिव टुवर्ड्स जब ऑक्सीजन घटेगी, ठीक है, ये ही ध्यान रखना है, पेरिफेरल सेंसिटिव टुवर्ड PO2, ऑक्सीजन घटेगी, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घटेगा, ठीक है। तो अगर ये घटेगा तो क्या होगा, अगर ये घटेगा तो फिर आप ब्रीदिंग करोगे, ऑक्सीजन घटेगी तो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तब भी आप ब्रीदिंग करोगे, दोनों ही कंडीशन में ब्रीदिंग करोगे, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन घटा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, इसमें मेनली कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन बताता है ये, यहाँ पर मेडुला बताता है, कौन, मेडुला, जो कि ब्रेन का रीजन है। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में एओर्टा, क्या, एओर्टा, एओर्टा में भी कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज, ये दो होते हैं, और ये दोनों क्या कंटेन करके रखते हैं, इन दोनों कंटेन करके रखते हैं ग्लोमस सेल, और ग्लोमस सेल भी कौन से, टाइप 1 ग्लोमस सेल, ये टाइप 1 ग्लोमस सेल ही बताते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो गई है, ऑक्सीजन कम हो गई है, एज ए रिजल्ट आप ब्रीथ करते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लाइफ।